इसी तरीके से मुसलमानों की तालीम और तरक्की, एजुकेशन, आरक्षण, वक्फ बोर्ड, 3 तलाक, यूसीसी, एनआरसी, सीएए, बुलडोजर, जितने भी सारे काले कानून हैं, चाहे हिजाब का मुद्दा हो, चाहे कोई भी मुद्दा हो, असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी किस तरीके से बोलती है और क्या आवाज उठाती है। नेक ने नेक, बद ने बद जाना मुझे, नेक ने नेक, बद ने बद जाना मुझे, जिसमें जितना ज़र्फ था उतना पहचाना मुझे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर एलिगेशन और इल्जामात का लगना एक नॉर्मली चीज होती है। ये इल्जामात कभी तो पॉलिटिकल पार्टीज की जानिब से लगते हैं, अपोजिशन पार्टीज की साइड से लगते हैं, कभी पब्लिक की तरफ से लगाए जाते हैं, लेकिन एक पार्टी ऐसी है जिसके ऊपर इल्जामात और एलिगेशंस पब्लिक की जानिब से भी लगाए जाते हैं और पॉलिटिकल और अपोजिशन पार्टीज की जानिब से भी लगाए जाते हैं। और वो पार्टी ब्रिटिश राज के अंदर 12 नवंबर 1927 को हैदराबाद की सरजमीन पर बनने वाली AIMIM यानी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी है। AIMIM पर यह इल्जाम लगता आ रहा है कि यह बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है और इसके मौजूदा चीफ और 5 बार के सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पर यह इल्जाम लगाया जाता रहा है कि वो बीजेपी के एजेंट और दलाल है। और साथ ही साथ यह भी इल्जाम लगाया जाता है कि दोनों भाई यानी असदुद्दीन ओवैसी और छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी हेट स्पीच और दूसरों के जज्बात को भड़काने के बावजूद FIRs और जेल की सलाखों से बचे रहते हैं। और इन एलिगेशन और इल्जामात की क्या हकीकत और सच्चाई है, आज मैं एविडेंस, दलीलों और सबूतों के साथ में आपकी अदालत में रखूंगा। फैसला आपके हाथ होगा कि एलिगेशन और इल्जामात सही हैं या गलत है। पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। कोई भी पार्टी किसी पार्टी की बी टीम और एजेंट उस वक्त कहलाती है जबकि वो एक अच्छी और नेक और ईमानदार विकास के मुद्दों और तरक्की के मुद्दों पर बात करने वाली पार्टी के अगेंस्ट में अपने उम्मीदवारों को खड़ा करे या तीसरी पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए वो अपने कैंडिडेट को उतारे ताकि वो दूसरी पार्टी को फायदा पहुंचा सके। इसलिए 2019 से लेकर 2025 तक के तमाम होने वाले इलेक्शन का बायोडाटा और ब्यौरा एविडेंस के साथ में मैं आपके सामने रखूंगा ताकि पता चल सके कि बी टीम का कितना योगदान रहा है। 2019 में पूरे देश में लोकसभा के इलेक्शन हुए जो 543 सीटें बनती हैं। इनमें से MIM ने सिर्फ और सिर्फ 3 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। 2019 में ही महाराष्ट्र विधानसभा के जिसमें 288 सीटें होती हैं, सिर्फ 3 उम्मीदवार अपने उतारे हैं। 2020 के अंदर बिहार विधानसभा के जिसमें 243 सीटें आती हैं, सिर्फ 24 उम्मीदवार उतारे हैं। 2020 में ही दिल्ली विधानसभा जिसमें 70 सीटें आती हैं, कोई उम्मीदवार अपना नहीं उतारा है। इसी तरीके से 2021 वेस्ट बंगाल विधानसभा 294 295 सीटें हैं, सिर्फ और सिर्फ 7 कैंडिडेट उतारे हैं। आइए 2022 यूपी विधानसभा 403 सीटें, सिर्फ 100 उम्मीदवार उतारे हैं। आइए 2023 तेलंगाना विधानसभा 119 सीटें हैं, सिर्फ 9 सीटों पर AIMIM ने अपने कैंडिडेट उतारे हैं। आइए 2024 पूरे देश के अंदर लोकसभा का चुनाव होता है, 543 लोकसभा की सीटें हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 सीटों पर AIMIM ने अपने कैंडिडेट उतारे हैं। 2024 में ही महाराष्ट्र विधानसभा में जो कि 288 सीटें होती हैं, सिर्फ और सिर्फ 14 सीटों पर MIM ने अपने कैंडिडेट उतारे हैं। इसी तरीके से 2024 में ही उत्तर प्रदेश विधानसभा में 10 सीटों पर चुनाव हुए, 10 में से सिर्फ और सिर्फ 2 सीटों पर MIM ने अपने कैंडिडेट उतारे हैं। और अगर बात करें फरवरी 2025 के अंदर दिल्ली विधानसभा में चुनाव की जिसमें 70 सीटें आती हैं, सिर्फ और सिर्फ MIM ने अब तक 2 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। ये रहा 2019 से 2025 के दरमियान में होने वाले देश के अंदर जितने भी चुनाव हुए हैं, चाहे विधानसभा के हो चाहे लोकसभा के हो, उनका ब्यौरा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि MIM ने कब और कौन से इलेक्शन में अपने कितने कैंडिडेट उतारे हैं और बी टीम होने का कितना सबूत दिया है। अब बात कर लेते हैं इस चीज की कि जीतने के बाद और संसद में पहुंचने के बाद MIM ने मुसलमानों की किस तरीके से आवाज उठाई है। इस सिलसिले में संसद में दी गई असदुद्दीन ओवैसी की कुछ स्पीच के बारे में मैं आपको तरतीबवार यानी क्रम अनुसार बता रहा हूं। 25 जुलाई 2019 3 तलाक के मुद्दे पर बोलते हुए कहा कि यह औरतों पर जुल्म है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 9 दिसंबर 2019 CA और NRC पर बोलते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने यह स्पीच दी कि यह हिंदुस्तान को तोड़ने वाला कानून है और उस कानून के
के जो पर्चे थे और उनकी जो कॉपी थी उसको फाड़ दिया। 9 फरवरी 2022 हिजाब के मुद्दे पर असदुद्दीन ओवैसी ने संसद में बोलते हुए कहा कि मेरी बेटियों को राइट टू प्राइवेसी है। 10 अगस्त 2023 यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे पर बोलते हुए कहा कि ये संविधान की रूह को और बेसिक स्ट्रक्चर को खत्म करने वाला है, इसलिए कानून किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 2 जुलाई 2024 बुलडोजर पर बोलते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट का क्या रोल रह गया है फिर अगर हुकूमत ही इस तरीके से बुलडोजर चलाएंगी तो। 3 जुलाई 2024 लिंचिंग के मामले पर बोलते हुए कहा कि मुसलमानों के साथ दोहरा सलूक किया जा रहा है, उनको बसों और ट्रेनों में शहीद किया जा रहा है, उनकी लिंचिंग की जा रही है। 6 अगस्त 2024 हज कमेटी करप्शन के मुद्दे पर बोलते हुए कहा कि हज कमेटी के अंदर जो भी अधिकारी हैं सब रिश्वतखोर हैं, सब रिश्वत ले रहे हैं, इसको बंद किया जाना चाहिए और इसकी अच्छी खासी न्यायिक जांच होनी चाहिए। 8 अगस्त 2024 वक्फ अमेंडमेंट बिल पर बोलते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने संसद के अंदर यह कहा कि संविधान के खिलाफ है, हम हरगिज इसको कबूल करने वाले नहीं है। 12 दिसंबर 2024 मुसलमानों को मजहबी आजादी नहीं हासिल है और इस पर पाबंदी लगाई जा रही है, यह बात असदुद्दीन ओवैसी ने उठाई है। 14 दिसंबर 2024 को मस्जिद के सर्वों पर सरकार से सवाल पूछते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि 1991 का एक्ट कहां गया, उसको कब लागू किया जाएगा, मस्जिदों के सर्वे क्यों किए जा रहे हैं। तो ये रहा संसद के अंदर एमआईएम का रिकॉर्ड कि किस तरीके से मुसलमानों की आवाज को उठाया गया है। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती है। एक बात यह भी कही जाती है कि दोनों भाइयों पर कभी कोई एफआईआर नहीं होती, ये जेल की सलाखों से बचे रहते हैं, कभी किसी तरह की इनके ऊपर जांच नहीं बैठाई जाती, कभी किसी तरह का इन पे जो है हमला नहीं किया जाता, ये परेशानी का सामना इन्हें नहीं करना पड़ता है, ये खुले घूमते हैं, इस तरीके की हेड स्पीच देते हैं फिर भी खुले घूमते हैं। तो आइए इस पर भी थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं। 1998 में असदुद्दीन ओवैसी को 50 दिन के लिए जेल जाना पड़ा। 2012 में अकबरुद्दीन ओवैसी पर 15 मिनट के बयान पर केस हुआ, हालांकि 2022 में उनको जमानत मिल गई। 2023 में असदुद्दीन ओवैसी पर कर्नाटक में एक जनसभा करने पर केस हुआ, बाद में जमानत दे दी गई। 15 जुलाई 2016 असदुद्दीन ओवैसी पर 124 ए के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। 10 सितंबर 2021 बाराबंकी में जनसभा करने पर असदुद्दीन ओवैसी पर एफआईआर हुई। 22 नवंबर 2023 अकबरुद्दीन ओवैसी पर 353, 353 ए, 502, 125 के तहत एफआईआर की गई और मुकदमा दर्ज किया गया। 12 जुलाई 2024 को वकील वीरेंद्र गुप्ता ने बरेली के कोर्ट में केस दर्ज कराया कि 25 जून को शपथ ग्रहण के दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने जय फिलिस्तीन का नारा लगाया है। इसके अलावा मुसलमानों की आवाज उठाने के नतीजे में ओवैसी बरादर पर कई तरह के हमले भी हुए हैं, जिनमें 1999 सितंबर के अंदर स्पेशल टास्क फोर्स ने असदुद्दीन ओवैसी के सर पर डंडा मारकर के सर फाड़ दिया था और उन्हें लहूलुहान कर दिया था। 30 अप्रैल 2011 अकबरुद्दीन ओवैसी को गोलियों और चाकू से लहूलुहान कर दिया गया और उन पर हमला कर दिया गया, हालांकि उसमें से एक गोली अब भी उनके पेट में मौजूद है। 3 फरवरी 2022 यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान डासना टोल प्लाजा पर असदुद्दीन ओवैसी की गाड़ी पर कई राउंड फायर की जाती है। 28 जून 2024 दिल्ली में असदुद्दीन ओवैसी के बंगले पर पत्थर मारे जाते हैं और उनकी नाम की तख्ती यानी नेम प्लेट पर कालिक पोती जाती है। इन सारे एविडेंस और सबूतों दलीलों को सुनने और समझने के बाद में आप किस नतीजे पर पहुंचे हैं और आपकी अदालत ने क्या फैसला दिया है कि किस किस चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी ने कितने उम्मीदवार खड़े किए हैं, बेटीम होने का कितना सबूत दिया है और बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी के एजेंट होने का कितना सबूत पेश किया है। इसी तरीके से उन पर कितनी एफआईआर हुई हैं, कितने उन पर हमले हुए हैं, किस किस तरीके से उन्होंने जो है मुसलमानों की आवाज उठाई है। वक्फ बोर्ड पर वो बोलते हैं, बुलडोजर पर वो बोलते हैं, 3 तलाक पर वो बोलते हैं। इसी तरीके से मुसलमानों की तालीम और तरक्की, एजुकेशन, आरक्षण, वक्फ बोर्ड, 3 तलाक, यूसीसी, एनआरसी, सीएए, बुलडोजर, जितने भी सारे काले कानून हैं, चाहे हिजाब का मुद्दा हो चाहे कोई भी मुद्दा हो, असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी किस तरीके से बोलती है और क्या आवाज उठाती है, ये तमाम बातें अगर आपने पूरी वीडियो देखी है तो अब तक जान ली होंगी और आपकी अदालत ने फैसला दे दिया होगा। आपका क्या फैसला है कमेंट में लिख करके जरूर बता दें और इस वीडियो को जरूर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, दूसरे लोगों तक पहुंचाएं ताकि इस चीज से पर्दा उठ सके और एलिगेशन और इल्जामात जो लगाए जाते हैं उनका मिथ, हकीकत और सच्चाई से
एविडेंस, दलील और सबूतों से कितना गहरा वास्ता है, तमाम को ये बात मालूम हो सके और तमाम की नॉलेज में आ सके। इस वीडियो में इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।